दोस्तों हम सभी जानते हैं कि साउथ अमेरिका एक गरीब कॉन्टिनेंट है जहाँ के ज्यादातर देशों की इकोनॉमी कोलैप्स के नजदीक है। अर्जेंटीना, वेनेजुएला सबका यही हाल है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि साउथ अमेरिका में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वेनेजुएला जैसे देश के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, जी हाँ, सऊदी अरब से भी ज्यादा। इसके अलावा ये रीजन पॉलिटिकली भी हमेशा एक्टिव रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ के किसी भी देश की हालत नॉर्थ अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूरोप के देशों जैसी क्यों नहीं है। आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब दोस्तों साउथ अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की बाकी जगहों से बहुत अलग मानी जाती है। कहने को तो अफ्रीका में भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत गरीबी है। लेकिन साउथ अमेरिका अफ्रीका से इस मामले में अलग है। अफ्रीका के देशों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो तेजी से ग्रो कर पाएंगे, जबकि साउथ अमेरिका में एक अलग फिनोमिना है। वहाँ जब भी सरकार पलटती है तो तेजी से वो इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं और फिर एक पीक पर पहुंचने के बाद दोबारा उनकी इकोनॉमी नीचे की तरफ जाने लगती है। फिर जब इकोनॉमी की हालत बुरी हो जाती है तो वो फिर से ग्रो करने लगती है और फिर से पीक पर पहुंचकर नीचे की तरफ लुढ़क जाती है। अब दोस्तों ये बात तो काफी अजीब है कि अगर वहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तो फिर वो बार बार वापस नीचे कैसे आ जाती है। अब दोस्तों इस सवाल का जवाब है पॉपुलिज्म। अब पॉपुलिज्म उसे कहते हैं जब एक पॉलिटिकल लीडर बड़े बड़े प्रोमिसेस करके सत्ता तो पा लेता है, लेकिन फिर सत्ता पाने के बाद एक डिक्टेटर की तरह फैसले लेने लगता है और पब्लिक उसके डिसीजंस को क्वेश्चन करने की बजाय उसे सपोर्ट करने लगती है और उसके गलत फैसलों को भी सही ठहराती है। और दोस्तों इन्हीं लीडर्स के लिए कुछ फैसलों की वजह से यहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स करती है। लेकिन शायद अभी हमें ये जवाब नहीं मिल पाया कि अगर ये पॉपुलिस्ट लीडर्स इतने ही खराब हैं, तो फिर इनकी इकोनॉमी ग्रो करती कैसे है। तो सेबेस्टियन एडवर्ड्स और रूडिगर डॉर्नबश ये दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ साउथ अमेरिका को स्टडी करते हुए बिता दी और उन्होंने 1990 में एक थ्योरी दी जो इस पूरे प्रोसेस को समझाती है। इनका ये कहना था कि पॉपुलिज्म अच्छा या बुरा नहीं होता और इसके कई सारे फेजेस होते हैं और हम इन्हीं के फेजेस को स्टडी करके ये समझ सकते हैं कि साउथ अमेरिका आखिर कहां पर फेल हुआ। इन्होंने पॉपुलिज्म के 5 फेजेस बताए, जिनमें से पहला फेज वो होता है जब कोई नया लीडर पावर में आता है। ये ज्यादातर ऐसे हालातों में होता है जब जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी हो, वहाँ हर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हो और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी बेतहाशा करप्शन हो। ऐसे में इस सोशल फ्रस्ट्रेशन के कारण ही पॉपुलिज्म का पहला फेज शुरू होता है, जब एक लीडर मसीहा होने का दावा करके सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेता है। सत्ता में आने के बाद ये लीडर बहुत तेजी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाता है। वो लोगों को डायरेक्टली पैसा देता है या फिर प्राइसेस को आर्टिफिशियली कम कर देता है। ऐसा करने से सरकारों को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए या तो वो लोन लेती है या फिर बैंक ज्यादा नोट छापना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों वेनेजुएला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1989 तक वहाँ पर महंगाई से लोग इतना परेशान थे कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे और सरकार के तख्ता पलट के बाद हुगो चैवेज ने 1992 में वहाँ की सत्ता संभाली। इसके अलावा अर्जेंटीना में भी 2001-2 के क्राइसिस के बाद अर्नेस्टो किचनर ने सत्ता संभाली। और दोस्तों इसके बाद शुरू होता है पॉपुलिज्म का दूसरा दौर। इस दूसरे दौर में ये लीडर्स अपनी पॉपुलैरिटी के शिखर पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी स्पेंडिंग और सोशल स्कीम्स के कारण इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी डिमांड देखने को मिलती है। सभी के पास खर्च करने के लिए पैसा आता है, जिससे इकोनॉमी की गाड़ी भी चल पड़ती है। अभी तक जो लोग उनकी पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे उन सबके मुंह बंद हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये लीडर जरूर ही लोगों की जिंदगी सुधार देगा, क्योंकि इनइक्वालिटी भी देश में प्राइस कंट्रोल्स के कारण कम हो जाती है। अर्जेंटीना और वेनेजुएला में भी यही हुआ। वेनेजुएला तो अपने तेल के कारण काफी पैसा भी कमा रहा था, जिस वजह से उन्होंने देश के सभी प्राइवेट बिजनेसेस को सरकार के अंडर कर दिया और अब वहाँ पर साबुन से लेकर बॉम्ब तक सब कुछ सरकार ही बनाने लगी। ये सब पहले तो पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि इन स्टेप से उनकी इकोनॉमी एक्चुअली बर्बाद होने लगी है, क्योंकि इससे मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स और कंपटीशन दोनों ही खत्म हो जाते। इसके बाद जो भी ग्रोथ होती वो ज्यादा नोट प्रिंट करने या फिर लोन्स के कारण ही हो रही होती। और दोस्तों इसके बाद आता है तीसरा फेज, जब इस नए सोशो इकोनॉमिक प्लान में कुछ क्रैक्स दिखना भी शुरू हो जाते हैं। अचानक से इन्फ्लेशन की मार सरकार पर हावी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार पर जो लोन्स के कारण बर्डन था वो भी बढ़ने लगता है। अर्जेंटीना में लोन्स की वजह से सरकार ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई और ठोस इंस्टीट्यूशन नहीं, इसीलिए वहाँ बेतहाशा महंगाई हो गई। वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला की सरकार की सारी कमाई तेल से ही हो रही थी और वो अपने बाकी बिजनेसेस को भी इसी ऑयल मनी से फंड कर रहे थे। लेकिन जब 2015 के बाद इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें अचानक से गिरने लगी तो बाकी सभी बिजनेसेस भी कोलैप्स होने लगे। देश में अचानक से इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि हर चीज के दाम आसमान छूने लगे। सरकार ने इसमें भी इंटरफेयर करने की कोशिश की और उन्होंने पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगाए, मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स को इस्तेमाल किया और दोस्तों पहले से जलती हुई आग में इन सभी कदमों ने घी डालने का काम किया। अब ये वो समय होता है जब पॉपुलिस्ट लीडर्स को पता चल जाता है कि चीजें उनके हाथ से फिसल रही हैं और इसीलिए अब वो जुडिशरी और मीडिया को कंट्रोल करने में लग जाते हैं और वो हर उस
आवाज को दबा देना चाहते हैं जो भी उनके खिलाफ हो। इसी फेज में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट किया जाता है। कई पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह से बैन हो जाती हैं और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी दौरान सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये चीजें छिपी रहती हैं। इसके बाद आता है पॉपुलिज्म का चौथा फेज। और दोस्तों ये वो फेज होता है जब फैक्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब झूठ बोलने से भी काम नहीं चलेगा। अगर वेनेजुएला का ही एग्जाम्पल लें तो 2018 में वहाँ महंगाई 80,000% तक बढ़ गई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लोगों ने काम पर जाना छोड़ दिया था, क्योंकि जिस बस में वो ऑफिस जाते थे उसका एक दिन का किराया ही उनकी सालाना सैलरी से ज्यादा हो गया। और दोस्तों यही वो फेज है जिसमें इकोनॉमी कोलैप्स करती है और फिर वो किसी के भी हाथ में नहीं रहती। ये चेंजेस बहुत ही तेजी से आते हैं और अगर आपका मीडिया कंट्रोल किया जा रहा हो और सरकार भी सही आंकड़े पब्लिक में रिलीज न कर रही हो तो इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि कितनी जल्दी वो देश बर्बाद हो सकता है। साउथ अमेरिका के इन दो देशों के अलावा अगर हम पेरू का एग्जाम्पल देखें तो 1986 से 1988 के बीच पेरू ने सालाना 12% की दर से अपनी जीडीपी ग्रो की, लेकिन इसके तुरंत बाद देश में मंदी आ गई और इस देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, क्योंकि सरकार अपने ही लोन्स के नीचे दब गई और 1990 तक हालत ये हो गई कि वहाँ महंगाई दर 700% तक पहुँच गई थी। अब दोस्तों जब ये सभी चीजें एक्सपोज होने लगती है तो पॉपुलिज्म का चौथा फेज भी खत्म हो जाता है और हम पांचवें फेज की तरफ बढ़ते हैं। इस फेज में चीजें हाथ से बिल्कुल निकल जाती है, क्योंकि जनता अब ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती और वो सड़कों पर उतर आती है। पूरे देश में अस्थिरता फैल जाती है और इसका एक उदाहरण हमने श्रीलंका के क्राइसिस में देखा। लेकिन अगर हम बात साउथ अमेरिका की करें तो जब वेनेजुएला में ये फेज आया था तो लोगों ने हथियार उठा लिए और सभी लोग मिलकर मॉल्स और बाकी शॉप्स को लूटने लगे ताकि वो अपनी जरूरत का सामान ले सके। इस फेज में देश एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां हर तरफ अराजकता ही देखने को मिलती है। सभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर जाते हैं, देश में आर्मी लगानी पड़ती है और कभी कभी तो आर्मी और पुलिस के जवान भी रिवोल्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके परिवारों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं होती। अब दोस्तों पांचवें फेज का अंत होते होते IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस इंटरवीन करते हैं, देश में एक केयरटेकर सरकार बनती है और एक नया लीडर उभरता है जो ये सब सही करने का वादा करता है और फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जाता है और प्राइसेस को कंट्रोल में लाया जाता है। और दोस्तों हम इस पांचवें फेज के अंत के बाद किसी और दूसरे पॉलिटिकल लीडर के अंडर दोबारा पॉपुलिज्म के पहले फेज में दाखिल हो जाते हैं। खैर उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए